हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल स्मिता क्लासेस। हम लोग जो है क्लास 7 के साइंस बुक को पढ़ रहे थे। इस बुक का नाम है फ्यूचर किड्स साइंस और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग कर चुके हैं, वो अपलोड हो चुका है। आई होप आप लोगों ने देख लिया है। आज हम ये सेकेंड पार्ट को कर रहे हैं। Synthesis of plant foods other than carbohydrate. Carbohydrates that plants synthesize during photosynthesis is made up of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components such as protein and fats. Plants make starch as food. Starch is stored in various parts of plants such as roots, stem, leaves and seeds. Seeds of wheat and rice have a lot of starch. Potato and carrot plants store a lot of starch in their roots. Plants make fats, oils as food. Seeds of sunflower plant contains oil stored in it. Such seeds are called oil seeds. Plants make proteins as food. Proteins contain nitrogen. Though large amount of nitrogen is present in air, plants cannot absorb this directly. They get nitrogen in two ways. Rhizobium bacteria present in the soil converts atmospheric nitrogen to water soluble compounds. Plants absorb these compounds along with water. Farmers add fertilizers rich in nitrogen to the soil. अब है कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट जो खाना बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली, जो कि पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, फिर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होता है और क्या बनता है, स्टार्च के रूप में प्लांट के बॉडी में स्टोर्ड रहता है। पर है कि जो है कुछ अलग अलग फूड कंपोनेंट्स, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट को मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के। कार्बोहाइड्रेट जो बनाता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के समय, उसमें मेनली क्या रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। और फिर इसी कार्बोहाइड्रेट की मदद से और नया न्यूट्रिएंट्स बनता है, जैसे कि प्रोटीन और फैट्स जो है अलग कंपोनेंट ऑफ फूड है, उसको भी सिंथेसाइज करता है प्लांट, प्रोटीन और फैट्स। अब है कि कार्बोहाइड्रेट फर्दर रिएक्शन होकर स्टार्च में चेंज हो जाता है और वो स्टार्च जो है प्लांट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्टोर होके रहता है एज फूड, जो कि प्लांट खाने के रूप में बाद में यूज़ करते हैं। जैसे कहाँ रूट्स में स्टोर हो जाता है, स्टेम में, उसके लीव्स में या सीड्स में, वो सब में वो स्टोर हो जाता है। जैसे कि वीट और राइस जिसका हम लोग सीड्स खाते हैं, वो सीड्स में क्या रहता है, स्टार्च रहता है ज़्यादा ना, बहुत सारा स्टार्च रहता है। इसी तरह जो ज़मीन के नीचे उगने वाले प्लांट है जैसे पोटैटो और कैरेट प्लांट है, उसमें क्या रहता है, उनके रूट्स में स्टार्च रहता है। इसी तरह प्लांट्स जो है वो फैट्स भी बनाता है, ऑयल भी बनाता है अपने खाने के लिए, ठीक है। और वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो मेनली सीड्स में स्टोर होता है। जैसे सनफ्लावर प्लांट्स के सीड में वो ऑयल स्टोर होता है, जिसको कि हम लोग निकाल के हम लोग उस ऑयल को यूज़ करते हैं, सनफ्लावर ऑयल जिसको बोलते हैं। तो ऐसे सीड्स जिसमें ऑयल रहता है वो ऑयल सीड्स कहलाते हैं। इसी तरह प्लांट्स प्रोटीन्स भी बनाता है अपने खाने के लिए। प्रोटीन्स में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। हवा में बहुत अमाउंट में नाइट्रोजन है, आप लोग जानते हैं, पर वो हवा के नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, इसलिए दो अलग अलग तरीक़ों से प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट जिनको हम कहते हैं, उनके रूट्स में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है। वो राइजोबियम बैक्टीरिया उनके प्लांट रूट्स के सॉयल के पास रहता है और वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ऐसे कंपाउंड में चेंज करता है कि जो कि वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होता है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो ले लेता है और रूट्स में जब पानी लोग डालते हैं तो वो पानी के साथ उस नाइट्रोजन को वो सोल्यूबल कर देता है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया, और वो पानी के साथ सोल्यूबल होकर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। प्लांट्स जो है वही वाटर के साथ ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक तरीका कैसे है प्लांट को नाइट्रोजन मिलने का, कि जब फार्मर जो है फर्टिलाइज़र्स डालते हैं सॉयल में, फर्टिलाइज़र्स में मेन कंपोनेंट क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, NPK। मेनली नाइट्रोजन उसमें ज़्यादा होता है फर्टिलाइज़र में, तो जब नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालेंगे सॉयल में तो वहाँ से भी प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। Heterotrophic mode of nutrition. There are some plants which do not contain chlorophyll and so they cannot prepare their own food. They depend upon other plants or organisms to obtain their nourishment. These plants are said to have heterotrophic mode of nutrition and are called heterotrophs. Heterotrophs have been classified into following categories: parasites,
The organisms that derive nutrition from the body of other organisms are known as parasites. The organism that a parasite uses to derive its nutrition is called a host. All parasitic plants feed on other plants as either partial parasites, that is obtaining some of their nutrition from the host, or total parasite dependent completely on the host for nutrition. Common example of partial parasites are painted cup, parasitic on roots, and mistletoe, parasitic on branches of mango and mahua trees. Total parasitic plants are dodder, cuscuta, amarvale, certain tropical plants of the Rafflesia family. अब है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो दूसरे प्लांट पे या दूसरे प्राणियों पे वो डिपेंड करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, उनके पोषण के लिए। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना नहीं बना पाते और दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो वो हम लोग बोलते हैं वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो फॉलो कर रहे हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक तरीके से पोषण ले रहे हैं। और ऐसे प्लांट्स को या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स कैटेगरी है। पहले हम लोग पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि मच्छर को, मॉस्किटो को भी हम लोग पैरासाइट कह सकते हैं ना, वो दूसरे ह्यूमन बॉडी के ब्लड से अपने आप को जीवित रखता है, तो मच्छर भी एक तरीके का पैरासाइट कहा जा सकता है। ठीक है, अब जिस ऑर्गेनिज्म से वो अब न्यूट्रिशन लेते हैं, जिस पे वो डिपेंडेंट होते हैं, वह होस्ट कहलाता है। ठीक है, तो जितने भी पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, जो पौधे जो पैरासाइट के रूप में होते हैं, वो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं। हाँ, वो दूसरे प्लांट से थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन लेते हैं, वो दूसरा प्लांट उनके लिए होस्ट जैसा काम क्या करता है, या फिर जो है वो पूरी तरह से सारे अपने न्यूट्रिशन के, अपने सारे खाने के लिए वो पूरी तरह से दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं। कुछ कुछ जो पार्शियल पैरासाइट होते हैं वो थोड़ा सा न्यूट्रिशन लेते हैं दूसरे प्लांट से, और जो टोटल पैरासाइट होता है वो पूरा ही न्यूट्रिशन अपना सारा, उसका जितना कंपोनेंट्स उसको फूड का चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह, वो सब कुछ वो दूसरे प्लांट से लेता है, अपने होस्ट से लेता है। अब एग्जाम्पल है पार्शियल पैरासाइट्स का, एक है पेंटेड कप है, जो कि रूट्स पे वो रहता है, पैरासाइटिक रूट्स, पैरासाइटिक ऑन रूट्स, हाँ, प्लांट के रूट्स पे रहता है, पेंटेड कप नाम है। और एक मिसलटो है, वो महुआ का जो पेड़ होते हैं और मैंगो के पेड़ होते हैं, आम के पेड़ होते हैं, उनके ऊपर वह लगा रहता है, मिसलटो कहते हैं उसको। ठीक है, कांटा कांटा टाइप कह सकते हैं, तो वो लगा रहता है, वो ये सब ट्री से अपना खाना लेता है। तो ये दोनों पार्शियल पैरासाइट का एग्जांपल है, पेंटेड कप और मिसलटो। और टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स का एग्जांपल है डॉडर है। ठीक है, डॉडर है, वो ऑरेंज और जैसा रहता है और उसमें जो है लता निकला रहता है, वायरी स्टेम होता है ना, उनका जो स्टेम होता है वो वायर के जैसा पतला पतला होता है, और वो पूरे पेड़ पे चिपकता चिपकता सा जाता है, लपेटता रहता है पूरे अपने होस्ट को। इसी तरह कुस्कुटा एक होता है, अमरबेल, आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ों पे येलो कलर का एक लता पूरे चढ़ा हुआ होता है, धीरे धीरे वह पेड़ सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वो येलो लता कुस्कटा जो अमरबेल है वो पूरी तरह से उस प्लांट का न्यूट्रिशन को ले लेता है। इसी तरह रेफ्लेशिएसी फैमिली का जो है, जो कि रेफ्लेशिया फूल के नाम से बना है, रेफ्लेशिया फैमिली के भी कुछ कुछ प्लांट्स जो हैं ट्रॉपिकल प्लांट्स, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स भी टोटल पैरासाइट्स होते हैं। Saprophytes. Saprophytes are those organisms that cannot manufacture their own food through the process of photosynthesis but obtain nutrition from dead and decaying plants and animal matter. Most common examples of saprophytes are mushroom, molds, and certain types of fungi and bacteria. They secrete digestive juices on dead and decaying matter and convert it into a solution. Then they absorb the nutrient from it. This mode of nutrition in which organism takes in nutrition in solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Saprophytic organisms are commonly seen during or after the rain. Fungi are commonly seen growing on leather, clothes, pickles during the hot and humid weather. Fungal spores are generally present in the air. They start germinating when they land on wet and warm things. Fungi can be useful as well as harmful. For example, fungi such as mushroom and yeasts are useful as they are
used as vegetable and an ingredient for producing alcohol respectively. Some fungi are used for making medicines. Penicillium. Fungi also cause diseases in plants and human beings. अब है एक दूसरे तरह का जो हेटेरोट्रॉफ है वो है सैप्रोफाइट्स। ठीक है, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे प्राणी होते हैं जो अपना खाना तो नहीं बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, पर वो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए वो दूसरे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं जो डेड होते हैं, जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनसे वह खाना लेते हैं। जो डेड प्लांट एनिमल है या फिर जो प्लांट एनिमल मर के सड़ रहा है, डिके कर रहा है, उसमें से वह खाना लेते हैं, डिकेइंग मैटर से लेते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम लोग सैप्रोफाइट का देखेंगे, जो हम लोग अक्सर देख पाते हैं वो मशरूम होता है। इसी तरह ब्रेड जब ख़राब होने लगता है, ग्रीन ग्रीन आ जाता है, उसके ऊपर मोल्ड्स, वो भी एक तरह का सैप्रोफाइट है। और इसी तरह कुछ कुछ तरह का फंजाई और बैक्टीरिया जो होता है वो भी सैप्रोफाइट होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो भी सड़ते हुए प्लांट या एनिमल है, हाँ, उनके ऊपर वो कुछ डाइजेस्टिव जूस डाल देते हैं अपने बॉडी से, हाँ, सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस उनके ऊपर, हाँ, कुछ वो डाल देते हैं और फिर जो है वो उस बॉडी में जाके, उस डेकेइंग बॉडी में जाके वो एक सोल्यूशन फॉर्म में हो जाता है, उनके साथ मिलके वो एक सोल्यूशन जैसा बना देता है, घोल एक बना देता है। ठीक है, फिर जो है ये फंजाई बैक्टीरिया या सैप्रोफाइट उसमें से जो है न्यूट्रिशन ले लेते हैं जब वो सोल्यूशन फॉर्म में आता है। तो ये जो तरीका है न्यूट्रिशन का, ये जो मोड है न्यूट्रिशन का, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली नहीं ले पा रहा है दूसरे होस्ट से, बल्कि सोल्यूशन फॉर्म में होस्ट से ले पा रहा है, हाँ, और होस्ट क्या है, उसका डेड एंड डिकेइंग मैटर है। तो ऐसे फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ज़्यादातर जो है बारिश के बाद सैप्रोफाइट्स दिखाई देते हैं, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स कॉमनली दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो लेदर होता है, चमड़े के जूते वगैरह होते हैं या लेदर जैकेट्स वगैरह या कपड़े होते हैं या अचार होता है, वह गर्मी के दिनों में आप, बारिश के दिनों में आप देखेंगे उसमें वाइट फंजाई होने लगता है। जब हॉट और ह्यूमिड वेदर होगा, बहुत गर्मी भी हो रही होगी और बारिश भी हो रही होगी और एटमॉस्फेयर में बहुत वाटर वेपर रहेगा, तो उस समय ये सारी चीज़ें ख़राब, कपड़ों के ऊपर भी वाइटनेस आने लगता है, अचार के ऊपर भी आने लगता है। ठीक है, तो फंजाई वहाँ पे डेवलप होने लगता है, लेदर के ऊपर भी। क्या होता है कि फंगल स्पोर्स जो होता है, फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स की मदद से। ठीक है, उनके दाने हम कह सकते हैं। तो ये जो फंगल स्पोर्स है वो पूरी तरह से हमेशा हवा में उड़ता रहता है, हाँ, हवा में हमेशा प्रेजेंट रहता है। और जैसे ही उनको वैसा क्लाइमेट मिलता है, गर्मी वाला और थोड़ा भींगा हुआ, है ना, कि जब बारिश हो रही है, गर्मी हो रहा है या वाटर वेपर वाला, जैसे जो भी एरिया उनको दिखाई देने लगता है, वहीं पे ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं, यानी इस स्पोर्स से पौधे निकल जाते हैं। ठीक है, जब ये जाके वेट या वार्म थिंग्स के ऊपर ये फंजाई बैठ जाते हैं। अब है कि फंजाई हमेशा ही हार्मफुल नहीं होते और हमेशा ही यूज़फुल नहीं होते हैं। कुछ हार्मफुल फंजाई भी होते हैं, कुछ यूज़फुल फंजाई भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मशरूम और ईस्ट जो है, मशरूम को हम लोग वेजिटेबल के रूप में खाते हैं और ईस्ट जो है उससे अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है, फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं ना, ब्रेड वगैरह बनाने में भी ईस्ट यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है यूज़फुल फंजाई है, कि चलो हम उनको यूज़ कर लेते हैं। पर कुछ कुछ फंजाई जो है, इसी तरह कुछ और फंजाई भी ऐसा है जिससे कि मेडिसिन्स भी, दवाइयाँ भी बनाई जा सकती हैं, जैसे कि पेनिसिलियम फंजाई जो है उससे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। पर कुछ कुछ फंजाई जो है वो डिजीज़ करता है कि इसमें प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, ये सब में वह बीमारियाँ फैलाता है। जैसे कि ब्रेड है, वो जब आप कुछ दिन बासी ब्रेड ऐसे छोड़ देंगे तो उस पर ग्रीन ग्रीन मोल्ड्स आने लगता है और उस ब्रेड को खा लेंगे तो बुरी तरह से लोग बीमार हो सकते हैं। ठीक है, insectivorous plants. There are some green plants which obtain their nourishment partly from soil and atmosphere and partly from small insects are called insectivorous plants. Common examples of such plants are pitcher plant, bladderwort and Venus flytrap. These plants trap insects, kill them, consume them and throw out the waste. These plants have leaves that are modified to catch insects.
In a pitcher plant, the leaf is modified into a pitcher-like structure. The tip of the leaf forms a lid that can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher, there are hairs which are directed downwards. When an insect gets attracted towards the pitcher and lands on it, the lid closes. The pitcher secretes digestive juices which digest the trapped insect. Insectivorous plants do not get enough nitrogen, so they eat insects to fulfill their need for nitrogen. अब एक और जो है हेट्रोट्रॉफ, एक और क्या है, हम लोगों ने पैरासाइट के बारे में पढ़ा, सैप्रोफाइट के बारे में पढ़ा, और एक हेट्रोट्रॉफ क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे ग्रीन प्लांट होते हैं जो कि है उनको सॉयल से तो वो नरिशमेंट ले रहे हैं, अपने रूट्स के थ्रू सॉयल से उनको पोषक तत्व मिल रहे हैं और एटमॉस्फेयर से भी वो ले रहे हैं पोषक तत्व, और कुछ कुछ पोषक तत्व वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स से ले रहे हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स से ले रहे हैं। और ऐसे प्लांट जो कि स्मॉल इंसेक्ट से भी ले रहे हैं, रूट से भी और एटमॉस्फेयर से भी, ऐसे प्लांट्स को कहेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछेगा इंसेक्टिवोरस प्लांट का, तो आप बोलेंगे पिचर प्लांट जो होता है, ब्लैडर वॉर्ट होता है, और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये तीनों ही इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये सारे प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को जाल बिछा के उसको फंसा लेते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उनको मार डालते हैं, उनको खा लेते हैं, या फिर उनको बाहर फेंक भी देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट की जगह। ये प्लांट्स में क्या है, इनके जो पत्ते हैं वो मॉडिफाइड है। हाँ, उनके पत्ते में ऐसा रूप अपना बदला हुआ है कि वो इंसेक्ट्स को पकड़ सके। ठीक है, जैसे कि पिचर प्लांट आप देखेंगे जो कि एक पिचर के जैसे दिखाई देता है, एक घड़े के जैसे दिखाई देता है, सुराही के जैसा दिखाई देता है जिसमें पानी हम लोग रखते हैं। तो पिचर प्लांट में क्या होता है, उसके जो पत्ते हैं उसने अपने रूप को बदल के कैसा लिया है, पिचर जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, एक लंबी सुराही जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, और ये जो लीफ का जो टिप होता है, सबसे ऊपर पार्ट जो लीफ का होता है, वो उस पिचर का एक ढक्कन के जैसा काम करता है, लिड के जैसा काम करता है, जो कि पिचर के मुंह को ढक सकता है या खोल सकता है। ठीक है, और पिचर के भीतर क्या है, छोटे छोटे बाल जैसे निकले हुए हैं, हेयर निकले हुए हैं, जो कि नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, कांटे कांटे से निकले हुए जो कि नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। जैसे ही कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर पिचर प्लांट के ऊपर आता है और उस पर बैठता है, तो तुरंत उसका लिड क्लोज हो जाता है, वो पत्ते का टिप तुरंत बंद हो जाता है और वह अंदर चला जाता है। अब है कि पिचर प्लांट जो है उस इंसेक्ट को अंदर की तरफ धकेल देता है और वो ऐसा डाइजेस्टिव जूसेस अपना छोड़ता है पिचर प्लांट, जिससे कि वो इंसेक्ट को वो डाइजेस्ट धीरे धीरे कर लेता है। आखिर क्या ज़रूरत है ऐसे प्लांट्स को इंसेक्ट्स खाने की? क्योंकि ऐसे प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है मिट्टी से, इसीलिए वो इंसेक्ट के थ्रू नाइट्रोजन लेते हैं ताकि उनके नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी हो सके। Symbiotic plants. There is another method of heterotrophic nutrition in which two different organisms live together and share shelter and nutrients is called symbiotic relationship. For example, certain fungi live in roots of plants. Plants provide nutrients to the fungi and fungi in turn provides water and minerals. The association of algae and fungi form organisms called lichens. The algae and fungi mutually benefit each other and in the process fulfill all their needs. The alga makes food which is used by the fungus. The fungus in turn gives the alga water and minerals it obtains from the substratum on which it lives. अब एक अलग तरीके का और हेट्रोट्रॉफ क्या है, वो है सिम्बायोटिक प्लांट है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि दो प्राणी जो है वो एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर रहते हैं और वो दोनों शेयर करते हैं, बांटते हैं। जिस छाया में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, उसको वो बांटते हैं। जो भी खाना उनको मिल रहा है वो भी एक दूसरे को बांटकर वो खाते हैं। तो और इस तरह उनके बीच में जो रिलेशनशिप रहेगा, रिश्ता बन जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो प्लांट के रूट्स में रहते हैं। ठीक है, प्लांट का रूट्स उस फंजाई को न्यूट्रिशन देता है, खाना देता है, और फंजाई उसके बदले में प्लांट को क्या देता है, वाटर और मिनरल्स देता है। ठीक है, तो इस तरह फंजाई, इसी तरह जो है फंजाई जो है, कुछ कुछ फंजाई वो एल्गे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। एल्गे के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा, जो वो ग्रीन स्लिपरी जो स्लाइम जैसा पानी के ऊपर जम जाता है, वही एल्गे है। तो जब एल्गे और
एल्गे और फंजाई जो है, ठीक है, वो दोनों भी ऐसे ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, और जब वो बनता है तो वो लिचेंस कहलाता है। ठीक है, वो लोग ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है जो कि लिचेंस कहलाता है। ठीक है, लिचेंस का फोटोग्राफ आपके बुक में दिया है। वो लिचेंस की मदद से ही लिटमस पेपर बनाया जाता है। ठीक है, तो इस ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एल्गे को भी फ़ायदा होता है और फंजाई को भी फ़ायदा हो रहा है। दोनों को एक दूसरे को बेनिफिट हो रहा है और दोनों अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। एल्गे खाना बनाता है जो कि फंगस यूज़ करता है, और फंगस उसके बदले में एल्गे को वाटर और मिनरल देता है। कहाँ से? जिस जगह वह फंगस रह रहा है, जिस सब्सटेंस के ऊपर वह रह रहा है, मान लीजिए वह किसी कपड़े के ऊपर उसने जन्म लिया है, ठीक है, या जो है वो किसी पेड़ के ऊपर उसने जन्म लिया, पेड़ के साइड पे मॉइस्ट एरिया में, तो वहाँ से वह जो वाटर मिनरल्स वहाँ से वह पा रहा है, वह बदले में एल्गे को देता है। How are nutrients replenished in the soil? We know that plants absorb mineral and nutrients from the soil. Plants require a lot of nitrogen to make proteins. Although the air contains a lot of nitrogen gas in soluble form, it cannot be used by plants directly. Therefore, the atmospheric nitrogen is converted by various ways to a form that can be absorbed by plants. This is known as nitrogen fixing. Some bacteria have the ability to fix nitrogen. The bacterium is called rhizobium, can make atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form. Rhizobium cannot make its own food. It lives on the roots of peas, gram and other legumes and provides them nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to the bacterium. Thus, they have a symbiotic relationship. This association is useful to farmers as they can reduce the use of nitrogen fertilizer to the soil. ठीक है, अब आपके बुक में जो है एक टेबल बना है जिसमें कि डिफरेंस दिया हुआ है हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। उसमें बताया गया है कि जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि हेट्रोट्रॉफिक प्लांट जो है वो पैरासाइट और सैप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, जो है दूसरे पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। फिर जो है ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, बाकी पैरासाइट सैप्रोफाइट में क्लोरोफिल नहीं होता है। ग्रीन प्लांट्स अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं अपने एनर्जी के लिए, जबकि जो है पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स जो है वो पैरासाइट तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहता है एनर्जी के लिए, जबकि सैप्रोफाइट्स जो है वो डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है एनर्जी के लिए। ग्रीन प्लांट जो है वो फूड चेन के सबसे बेस में रहते हैं। हाँ, वो ग्रीन प्लांट मतलब हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग जो होता है फूड चेन का वो ग्रीन प्लांट से ही होता है। ग्रीन प्लांट का एग्जांपल दिया उन्होंने रोज़, बानियान ट्री और अलग अलग ग्रीन प्लांट, जबकि ये जो है पैरासाइट्स जो है वो बहुत ऊपर जाके ग्रीन प्लांट फूड चेन में बहुत ऊपर के पोजीशन पे रहते हैं, हायर लेवल पे रहते हैं। एग्जांपल है पेंटेड कैप, मिसल टू, रेफ्लेशिया एक्सेट्रा। ठीक है, और ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो किसी भी लेवल में फूड चेन में रह सकते हैं, जैसे कि मशरूम, मोल्ड्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब किसी भी लेवल पे रह सकते हैं। हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल? अब है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो किस तरह से मिट्टी में वापस मिल रहा है। मिट्टी से तो प्लांट्स ने सारा न्यूट्रिएंट ले लिया, फिर जो है वापस से प्लांट को मिट्टी को न्यूट्रिएंट मिल कैसे रहा है, जबकि सारा वाटर, मिनरल, नाइट्रोजन सब प्लांट ने ले लिया है। प्लांट्स जो होते हैं वो मिट्टी से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ताकि वह प्रोटीन बना सके। प्लांट्स को बहुत नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। हवा में तो बहुत नाइट्रोजन है जो कि सॉल्यूबल फॉर्म में है हवा में, ठीक है, पर वो प्लांट्स डायरेक्टली हवा से ले नहीं पाते हैं, इसीलिए एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है ताकि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सके। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनका यह एबिलिटी है कि वो हवा के नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर सके। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया को कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? वो राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ले लेते हैं, फिर उसको सॉल्यूबल फॉर्म में चेंज करते हैं, वाटर सॉल्यूबल फॉर्म में, और रूट्स के पास लाते हैं।
राइजोबियम बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इसीलिए वो दूसरे प्लांट्स के रूट्स पे रहते हैं, जैसे कि मटर का प्लांट है, चने का प्लांट है, ठीक है, और दूसरे लेग्यूम्स है, दाल, पल्सेस, उनके रूट्स में वह रहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। वो प्लांट को नाइट्रोजन देते हैं और बदले में प्लांट उनको क्या देता है, प्लांट उनको रहने की जगह दे रहा है, अपने रूट्स के पास शेल्टर दे रहा है और उनको खाना भी दे रहा है बैक्टीरिया को। यानी ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो ये जो एसोसिएशन है राइजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में, ये एसोसिएशन फार्मर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद साबित होता है। क्यों? क्योंकि उनको तब सॉइल में कम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया से नाइट्रोजन प्लांट को मिल जाता है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये जो फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार देखें तो आपको पूरा क्लियर होगा, और फिर जल्दी हम लोग नए चैप्टर के नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।